नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण पाठ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अक्षर, जिसे अंग्रेजी में सिलेबल कहते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि अक्षर का सामान्य अर्थ क्या होता है। जिसका क्षर या नाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं, अर्थात जिसका कोई डीके ना हो उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। भाषा के संदर्भ में ध्वनिगत लघुत्तम इकाई, साउंड के आधार पर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसे हम लोग किसी चिन्ह या संकेत से व्यक्त करते हैं, उसे ही हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने लिखा अ तो ये एक अक्षर है, अगर हम लोगों ने लिखा ओ तो ये एक अक्षर है, हम लोगों ने लिखा अगर क तो ये एक अक्षर है, और हम लोगों ने अगर लिखा क्या तो ये भी एक अक्षर है। देखिए, अक्षर की परिभाषा, जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण सांस के एक झटके में या श्वासाघात में किया जाता है, अर्थात इन ए सिंगल पफ ऑफ ब्रेथ, आप एक श्वास झटके में जितना उच्चारण करते हैं वही एक अक्षर कहलाता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में सिलेबल कहते हैं। अक्षर में कम से कम एक स्वर का होना अनिवार्य है, अर्थात जो सबसे छोटी इकाई है या जो सबसे छोटा अक्षर है या एक अक्षर वाले शब्द में एक स्वर का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ब्रीफली अगर हम लोग इसे समझेंगे तो ऐसे कहेंगे कि एक श्वास झटके में सिंगल पफ ऑफ ब्रेथ हम लोग जितना उच्चारण करते हैं उसे ही हम लोग अक्षर कहते हैं। अब देखिए, अक्षर से जुड़े संशय क्या है। हम लोग परंपरागत तरीके से ये जानते हैं कि देवनागरी के वर्ण, देवनागरी एक लिपि है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि देवनागरी क्या है तो आप कहेंगे हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, वगैरह वगैरह। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण है या जो हर्फ है, हर्फ भी मतलब वर्ण होता है, ये उर्दू का शब्द है, या लेटर जिसे आप लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, को परंपरा से अक्षर कहा जाता है। ये गलत नहीं है। देवनागरी के सभी वर्ण वास्तव में एक एक अक्षर का ही निर्माण करते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, क हो गया, ये सब एक अक्षर है। तो क क्या है ना, क जो है वो क और अ के मेल से बना है। उसी प्रकार म, ल, ये सब अक्षर ही हैं, लेकिन अक्षर इतना सीमित नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, भाषा में केवल एक वर्ण ही अक्षर का निर्माण नहीं करते, वरन कई ध्वनियां भी एक अक्षर बनाती हैं, या कई ध्वनियों से भी एक अक्षर बनता है। अतः वर्ण तथा अक्षर को दो अलग अलग पारिभाषिक शब्द मानना ही उचित है। अर्थात हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स के लिए या वर्णमाला के लिए वर्ण यूज करेंगे और लघुत्तम ध्वनि इकाई के लिए जिस व्याकरणिक शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम लोग कहेंगे अक्षर। क ख ग घ को अक्षर कह देना सही है, लेकिन वास्तव में अक्षर अर्थात सिलेबल, अर्थात एक श्वास झटके में हम जितना उच्चारण कर रहे हैं उसे ही हम लोग अक्षर कहते हैं। अक्षर संरचना का आधार क्या है? देखिए, वास्तव में स्वर जो है, जिसे अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं, वे ही अक्षर संरचना का आधार है, क्योंकि हम स्वरों का ही उच्चारण लंबे समय तक कर सकते हैं, व्यंजन वर्णों का नहीं। मान लीजिए हम लोग जो अ, आ, ई, जो भी हम लोग ये स्वर लिखते हैं या इसका उच्चारण करते हैं तो हम लोग इसे लंबे समय तक बोल सकते हैं। जैसे ई, ऊ, ए। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए की बोल रहे हैं तो की में जो क है व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, की बोलेंगे तो भी हम लोगों को क सिर्फ एक बार सुनाई देगा, उसके बाद केवल ई सुनाई पड़ेगा।
उच्चारण करके आप खुद देख सकते हैं की, तो ई सुनाई पड़ रहा है। इसीलिए अक्षर संरचना का जो आधार है वो और कुछ नहीं बल्कि केवल और केवल वॉवेल्स ही है। अब बात आती है कि मुक्ताक्षर क्या है। मुक्ताक्षर अर्थात मुक्त प्लस अक्षर, इसे अंग्रेजी में ओपन सिलेबल कहते हैं। देखिए, स्वर ध्वनि से अंत होने वाले अक्षर को मुक्ताक्षर कहते हैं। यथा आ, देखिए आ जो है ये अंत किस पर हो रहा है? स्वर अक्षर पर। क्या अंत किस पर हो रहा है? क्या, आ, सौ, औ, कोई, ई। तो कोई भी शब्द जब स्वर पर अंत होते हैं या स्वरांत होते हैं तो उसे हम लोग ओपन सिलेबल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग बद्धाक्षर पर। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, बद्ध प्लस अक्षर, बद्धाक्षर। यहाँ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, इसे अंग्रेजी में क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं। देखिए, जो शब्द व्यंजन ध्वनि से अंत होते हैं उसे हम लोग क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं। जैसे तुम, ईद, स्वास्थ्य, पहचान। हाँ, यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि अभी तो आपने कहा कि तुम जो है आपने ऐसे लिखा, तो म में तो अ ऑलरेडी है, तभी तो जाकर ये म बना। तो यहाँ पर भी जो म है, मान लीजिए अगर हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं त उ म अ, तो ये भी तो स्वर पर अंत हो रहा है। तो इसे हम लोग व्यंजन पर अंत कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर ये होगा कि हिंदी शब्द में जो अंतिम अ होता है उसका उच्चारण नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। तो जो शब्द व्यंजन ध्वनि पर अंत होते हैं उसे हम लोग बद्धाक्षर कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोज्ड सिलेबल। इसलिए तुम, ईद, स्वास्थ्य, पहचान जो कुछ भी है यहाँ पर ये बद्धाक्षर है। हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? ये एक नॉर्मल सवाल आपके जहन में उठ सकता है। देखिए, हिंदी में जितने स्वर होते हैं उतने ही अक्षर होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में जितने स्वर उतने अक्षर। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक शब्द है उठाइएगा, उ ठा ई ए गा। इसमें 5 अक्षर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें उ भी आ गया है, आ भी आ गया है, ई भी आ गया है, ए भी आ गया है और आ भी आ गया है। तो हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि हम लोग उच्चारण करते हैं या जोर देते हैं तो केवल और केवल स्वरों पर। इसीलिए स्वर ही है जो अक्षर की संरचना का आधार है, और जितने स्वर उतने अक्षर। अब हम लोग आते हैं एकाक्षरी शब्द पर। एकाक्षरी कहने का मतलब है वैसे शब्द जिसमें एक ही अक्षर हो, अर्थात एक ही ध्वनि में हम लोग पूरा शब्द बोल देते हैं। हम लोगों को श्वास के ज्यादा झटके नहीं लेने पड़ते। ठीक है, देखिए केवल स्वर से आ, स्वर और व्यंजन से अब, एक और एक बार में हम लोग बोल रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है? इसमें एकाक्षरी अर्थात इसमें एक ही स्वर की प्रधानता है, सिर्फ एक ही स्वर की। अब आप बोलेंगे सर क में भी तो अ है, तो वो अंत वाला या शब्दांत वाला जो अ होता है वो अनुच्चरित होता है, अनप्रोनाउंस्ड होता है। इसके बारे में तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ही। ठीक है, अब देखिए स्वर, व्यंजन, व्यंजन, अस्त, इत्र, आप्त, एक ही बार में आप पूरा बोल रहे हैं। स्वर, व्यंजन, 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 3 व्यंजन। देखिए अस्त्र, इंद्र, अगर आप ऐसे समझने के लिए लिखेंगे इंद्र, देखिए ना, द र अ, इंद्र, देख लीजिए। व्यंजन स्वर न, ब, जी, रो, देख रहे हैं ना। अब देखिए व्यंजन स्वर व्यंजन, कम, काम, शोर, कैसे? देखिए श ऐसे हो गया, ओ ऐसे हो गया और र ऐसे हो गया। तो स्वर, व्यंजन, स्वर, और लास्ट वाला जो अ होता है उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए व्यंजन, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, पुत्र, शांत, संत। फिर देखिए व्यंजन, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। आप देख लीजिए इसमें स्वर जो होंगे एक ही होंगे, एक स्वर है, इसीलिए इसे एकाक्षरी शब्द कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जितने स्वर, ठीक है, उतने अक्षर। यहां देखिए एक ही स्वर है, द्वेष, क्रम, प्रिय। फिर यहां देखिए एक ही स्वर है, स्वर एक ही होगा। यहां पर एकाक्षरी शब्दों में डेफिनेटली एक ही स्वर होगा, हमेशा याद रखिएगा। स्त्रैण देखिए, फिर यहां देखिए
व्यंजन व्यंजन व्यंजन, स्वर व्यंजन व्यंजन। स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ मैं आपको बता दूं, जिसे छुआ गया हो उसे कहते हैं स्पृष्ट। ठीक है, और फिर देखिए व्यंजन व्यंजन व्यंजन, स्वर व्यंजन व्यंजन व्यंजन। स्पृष्ट्य, जो छुआ जाने लायक हो उसे कहते हैं स्पृष्ट्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 17 अक्षर सांचे देखे। ठीक है, जिसमें आप एक ही श्वास झटके में पूरा उच्चारण करते हैं, और हिंदी में सबसे ज्यादा शब्द एक अक्षर वाले ही होते हैं। ये विशेष द्रष्टव्य के रूप में आप इसे स्वीकार करें। द्विअक्षरी शब्द, अब द्विअक्षरी शब्द क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 स्वर तो होंगे ही होंगे। 2 स्वर से ज्यादा होंगे। लास्ट वाला जो अ होगा वो अनुच्चरित होगा। ठीक है, 2 अक्षरी शब्द या द्विअक्षरी शब्द आप यहां देख सकते हैं, आओ। अगर आपको इसमें संदेह होगा तो आप अपने मुंह के सामने अपने हथेली को रखिए और बोलो आओ आओ, तो आप देखेंगे 2 बार गर्म हवा का स्पर्श आपकी हथेली पर होगा। आओ, अभी, अपार, आनंद, उन्हें, उन्हों। आप देख रहे हैं ना, 2 स्वर है, ऊ है, हो है। तो इस तरीके से ये द्विअक्षरी शब्द हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे और विस्तार से अध्ययन कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं त्रिअक्षरी शब्दों पर। त्रिअक्षरी शब्दों में 3 स्वरों का होना कंपलसरी है, 3 स्वरों का होना अनिवार्य है। और हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर त्रिअक्षरी शब्द है और उसके अंत में अ आ रहा है, जैसे देखिए अतिरिक्त के अंत में अ आ रहा है, तो वो अनुच्चरित अ कहलाता है। अनुच्चरित अ, जैसे आइए, तो देखिए आ ई ए, आप हथेली अपने मुंह के सामने रख लीजिए, आइए आइए उच्चारण कीजिएगा तो गर्म हवा के 3 झटके आपके हथेली को टच करेंगे। आईना, आईना, आइंदा, पढ़ाई, पढ़ाई, आजादी, तुम्हारा, अनुवाद, अतिरिक्त, इकट्ठा, आविष्कार, अनुग्रह, अभिव्यक्त, उपजाऊ, अन्यायी, अंगारा, उत्साहित, आक्रांता, इंद्रियां, अध्यापक, अत्युक्ति, आत्यंतिक, खाइए, साइकिल, बुनाई इत्यादि। ये त्रिअक्षरी शब्द हैं। चतुराक्षरी शब्द अर्थात इसके उच्चारण में आपको 4 बार श्वास झटके लेने पड़ेंगे। जैसे आइएगा, आइएगा। आप हथेली को अपने मुंह के पास रखिए और देखिए तो आपकी हथेली में 4 बार श्वास झटके का स्पर्श होगा। आइएगा, अगुवाई, अभिमानी, अभिवादन, अपरिहार्य, अनासक्ति, अभिनंदन, अनियंत्रित, अनुपजाऊ, असंतुलित, अतिक्रमण, अभिव्यक्ति, अव्यवस्थित, अर्धांगिनी, अन्यायियों, अध्यापिका, अंत्यानुप्रास, गाइएगा, बजाइए, कठिनाई। तो इस तरीके से देखिए चतुराक्षरी शब्दों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि त्रिअक्षरी शब्दों की संख्या है, और सबसे ज्यादा संख्या आपको एकाक्षरी शब्दों की ही मिलेगी। अब आते हैं पंचाक्षरी शब्द। ये भी जो है ये बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप 2-4 पंचाक्षरी शब्दों का नाम तो अवश्य याद रखें। जैसे अगुवाइयों, अभिसारिका, अनुनासिकता, अपरिवर्तित, अभिनंदनों, अभिनिष्क्रमण, अभिनंदनीयता, अधर्माचारी, अभिव्यक्तियां, अनिर्वचनीयता, अंधानुकरण, अर्धांगनियों, अव्यवहारिकता, अध्यापिकाओं, अंत्यानुप्रासों। अब आते हैं 6 अक्षरों के कुछ शब्द। देखिए 6 अक्षरों के कुछ शब्द जो है ये प्रचलन में तो प्राय नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई अगर आपसे पूछ दे कि 6 अक्षरों वाले कुछ शब्द बताइए, तो ये 4 शब्द आप डेफिनेटली याद रखिए। मुझे भी ज्यादा नहीं मिला है, ये 4 शब्द ही है। दिया सलाइयों, जिसे आप लोग मैच बॉक्स कहते हैं, माचिस कहते हैं। शुक्लाभिसारिका, देखिए शुक्ल एक शब्द है, हम लोग जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चांद आपको आसमान में दिखाई देता है। अभिसारिका, अभिसार, अभिसार मतलब सामने जाना, अर्थात जब हम लोग शुक्ल पक्ष के नजदीक जाते हैं उसे ही कहते हैं
शुक्लाभिसारिका, प्रतिक्रियावादी, अप्रामाणिकताओं। 7 अक्षरों के शब्दों में मुझे केवल एक ही मिला है, वह है चंद्रिकाभिसारिका। चंद्रिकाभिसारिका, 7 अक्षरों के शब्द हैं ये। चंद्रिकाभिसारिका, चंद्रिका का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रिका कहने का मतलब हो गया चांद की रोशनी। चांद की रोशनी जिसे आप लोग कहते हैं ज्योत्सना। ज्योत्सना कहते हैं ना, ज्योत्सना। याद रखिएगा, ज्योत्सना जो है 2 अक्षर वाला शब्द है ये। चंद्रिका, चांद की रोशनी। तो जब हम लोग पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं उसे ही कहते हैं चंद्रिकाभिसारिका। 8 अक्षर वाले शब्द। 8 अक्षर में केवल ऊ लगा दिया गया है। जैसे चंद्राभिसारिका जो 7 अक्षर वाला शब्द था उसमें केवल ओ जोड़ दिया गया है ताकि एक अक्षर और जुड़ जाए और 8 अक्षरों के ये शब्द बन गए। चंद्रिकाभिसारिका, ओ 8 अक्षर। अब हम लोग देखते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में बातचीत की थी कि अलोप की विशेषताएं। अध्वनि का लोप, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या नियम है, इसके क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलोप की विशेषताएं क्या है। देखिए, अलोप की विशेषताएं शब्द के मध्य तथा शब्दांत में देखी जाती है। इन्हें कुछ लोग अलोप की समस्या भी कहते हैं और कुछ लोग अनुच्चरित अ। इसके लिए सबसे पहले आप ये जानिए, हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो 2 तरीके से उच्चारण करते हैं। एक तो सामान्य गति से उच्चारण करते हैं और एक द्रुत गति से। द्रुत गति अर्थात तेज गति से उच्चारण करते हैं। तो जब हम लोग सामान्य गति से उच्चारण करते हैं तब तो हम लोग बोलते हैं जनता, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं जनता? बहुत कम। द्रुत गति से जनता। तो ये जो न है ना, इस न में अ का लोप हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं मध्य में। और कभी कभी जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं आज, 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 तो हम लोगों को वास्तव में इसका उच्चारण करना चाहिए आज, क्योंकि ज में भी अ है, लेकिन हम लोग उच्चारण करते हैं आज। और अंत वाले अ का उच्चारण लगभग हम लोग करते ही नहीं हैं। तो ये जो है अलोप, ये शब्द के मध्य में और शब्दांत में मतलब देखी जाती है, लगभग लोप हो जाता है। कुछ लोग इसे अलोप की समस्या भी कहते हैं और कुछ लोग इसे अनुच्चरित अ कहते हैं, अनप्रोनाउंस्ड अ। ये जो है हिंदी में ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप उड़िया भाषी हैं, जैसे मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़िया में क्या है ना, आपको जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा भात, ठीक है, तो उड़िया में जब भात बोलेंगे भात, तो ये जो अ हट रहा है ये अ हटता नहीं है, ये त रहता है, भात गच्छ। हम लोग अ का उच्चारण करते हैं उड़िया में, और दूसरी भाषाओं के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उड़िया में हम लोग ऐसे उच्चारण करते हैं। अलोप के लाभ। देखिए, अलोप के कारण हिंदी शब्द उच्चारण में अक्षर संख्या कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो मध्य वाले अ और शब्दांत वाले अ को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोप हो जाता है, और लोप हो जाने से क्या होता है, वक्ता को सांस के कम झटके लेने पड़ते हैं, और जितने सांस के कम झटके आप लेंगे उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा आप संचय कर पाएंगे। यही कारण है कि एक वक्ता हिंदी बहुत लंबे समय तक बोल सकता है, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो वो जल्दी थक जाता है। और दूसरी बात, आप अंग्रेजी में भी ये सिलेबल का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द लीजिए, एक शब्द है टीचर, ठीक है, तो टी और च, टीचर, तो ये हो गया पहला सिलेबल, पहला अक्षर, और ये हो गया दूसरा अक्षर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अंग्रेजी में भी अक्षरिक व्यवस्था, अक्षरिक अक्षर की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम लोग अक्षरिक व्यवस्था अंग्रेजी में भी है। अलोप के नियम क्या है? देखिए, व्यंजन और स्वर से बने एकाक्षरी शब्दों में अलोप नहीं होता। जैसे देखिए, जब आप न बोलेंगे ना, तो न ऐसे नहीं बोलेंगे, न में आपको अ उच्चारण करना ही है, ब में, क में, ख में, ग में आपको उच्चारण करना ही है। बिना इसके उच्चारण आप नहीं कर सकते। अगर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है तो आप करेंगे ही, और क से लेकर छ त्र ज्ञ तक, ठीक है, उसमें अ ध्वनि है ही। तो एकाक्षरी शब्दों में अलोप नहीं होता जब वो व्यंजन और स्वर का मेल हो। दूसरा, शब्द के प्रथमाक्षर में अलोप नहीं होता। स्वर के प्रथमाक्षर में, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ है नग,
तो न में जो अ है उसका आप लोप नहीं कर सकते, केवल मध्य का और अंत का लोप कर सकते हैं, वो भी उच्चारण के आधार पर। अगर आपने द्रुत गति से किया तब तो जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा था कि द्रुत गति, सामान्य गति से तो हम लोगों ने बोला तो जनता, अ का उच्चारण कर दिया, लेकिन द्रुत गति से बोला तो ये हो गया जनता। जैसे हम लोगों ने द्रुत गति से लिखा कमला और सामान्य गति से लिखा कमला, तो देखिए जब द्रुत गति में बोलेंगे तो हो सकता है कमला आधा म आ जाए, लेकिन सामान्य गति में वो कमला। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथमाक्षर में अ का लोप नहीं हो सकता। शब्द के प्रथमाक्षर में, जैसे यहाँ देखिए नग है तो न में अ है, ये लोप नहीं होगा। बदल, ब में जो अ है बदल नहीं होगा। कमला में क में जो अ है लोप नहीं होगा। चमगीदड़ में जो अ है, बैट जिसे कहते हैं, बैट, बैटमैन वाला बैट, उसमें अ का लोप नहीं होगा। देख लीजिए नग, लेकिन लास्ट वाले में देखिए अ का लोप हो गया। बदल अ का लोप हो गया, कमला अ का लोप हो गया, और चमगीदड़ देखिए म का लोप है, अड़ा का लोप है। देख रहे हैं ना। अच्छा, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये वाला चिन्ह, इसे हल चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। हल चिन्ह जिसमें लग जाता है, ये चिन्ह जिसमें लग गया, उसका मतलब हुआ कि उसमें अध्वनि नहीं है। इसीलिए आज के समय में हम लोग द्वारा ऐसे लिखते हैं। पहले ज़माने में द्वारा ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि द जो है वो आधा है, द्वारा। कुछ लोगों से अगर आप पूछ लीजिएगा कि द व इसमें आधा क्या है, तो वो व कह देते हैं, जबकि ये गलत है। वास्तव में द आधा है लेकिन पूरा दिखता है, और जो आधा है वो पूरा है। अलोप के तीसरे नियम पर हम लोग आते हैं। अन्य एकाक्षरी शब्द, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी आदि शब्दों के अंतिम में अ का लोप होता है। देखिए एकाक्षरी शब्द है ना, आय, बात, बाल, पर, तो देखिए हम लोग अंतिम अ का उच्चारण नहीं करते। बात, अंतिम त का उच्चारण नहीं करते, त में जो अ है। बाल, पर, साफ, तो हम लोग यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। द्विअक्षरी शब्द जैसे कमल, कमाल, शंकर, प्रसाद, स्थापत्य, इसमें भी देख लीजिए कमल, कमल, कमाल, शंकर, प्रसाद, स्थापत्य। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अंत में जो द्विअक्षरी शब्द आ रहे हैं या एक अक्षरी शब्द आ रहे हैं, उसके अंतिम में जो अध्वनि आ रही है उसका लोप हो जा रहा है, पूर्णतः लोप हो जा रहा है, और ये एप्लीकेबल है हिंदी में। अब हम लोग आते हैं त्रिअक्षरी शब्द पर। त्रिअक्षरी शब्द जैसे पानीपत, विंध्याचल, विशेषांक, जिलाधीश, सभागृह, तो इसमें देखिए पहला शब्द, पहला अक्षर हो गया पा, नी, पत। तो पत में त हम लोग एक झटके में बोल दे रहे, अ का उच्चारण नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार विंध्याचल। विशेषांक में देखेंगे वि, शे, शांग, जिलाधीश, सभागृह। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अलोप हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अगर बद्धाक्षर के नज़दीक में आए या कोई आपसे पूछ दे कि बद्धाक्षर क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि वे शब्द जो व्यंजन वर्ण पर समाप्त होते हैं। जैसे आज व्यंजन वर्ण पर समाप्त हो रहा है, भले ही इसमें अ है, लेकिन ये अ जो है अनुच्चरित है, और इसे हम लोग अलोप के नियम के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, तो वो कहलाता है बद्धाक्षर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग अक्षरों का सही ज्ञान कर लें या ध्वनिगत उच्चारण का हम लोगों को बारीकी से ज्ञान हो जाए, तो हमारी उच्चारण शैली में बहुत ही निपुणता और कुशलता आ जाएगी, और हम जब कोई पाठ पढ़ेंगे या जब हम कहीं कुछ बोलेंगे तो अधिक प्रभावी होगी। लोग उसे सुनकर जरूर प्रशंसा करेंगे हमारी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वर्कशीट के रूप में आप मुझे त्रिअक्षरी शब्द जो हैं और द्विअक्षरी शब्द जो हैं 5-5 कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।